वन वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ रमनदीप कौर। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस का 5th चैप्टर का 3rd पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो करवाया है उसकी वीडियो आप देख लेना। सेकंड पार्ट में मैंने इसके बारे में करवाया हुआ है कि CO2 और O2 का जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। कैसे वो सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स को, मटेरियल्स को अंदर लेके आना है, मेम्ब्रेन सेल के अंदर लेके आना, और कौन से मटेरियल्स को सेल के बाहर निकालना है, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सारा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आप उसको एक बार चेक कर लेना। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अब सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। ठीक है जी, देखिए इसका क्या है कि जो प्लांट सेल में होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है हर सेल के अंदर। ठीक है, सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और वो उनको आउटर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। पर जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर की तरफ सेल वॉल होता है। और जो प्लांट सेल होता है का जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल का जो ये सेल वॉल होता है बाहर की तरफ, ये जो होता है सेल वॉल, ये जो बना होता है सेल्यूलोज के नाम के एक सब्सटेंस के साथ बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर बना होता है प्लांट्स का, उस स्ट्रक्चर को वो स्ट्रेंथ देता है कि वो उसी स्ट्रक्चर में प्लांट्स जो हैं वो रहें। ठीक है, कौन देता है? सेल्यूलोज देता है। और सेल्यूलोज के साथ क्या बनता है? सेल्यूलोज के साथ सेल वॉल बनी होती है। प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल बनी होती है बाहर की तरफ, वो सेल्यूलोज के साथ बनी होती है। और जो ये सेल्यूलोज होता है, ये प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको स्ट्रेंथ देता है कि वो उसी तरह के रहें। ठीक है, व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर, जब कोई लिविंग सेल होता है वाटर को लूज़ करता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सपोज कर लो सेल वॉल है। ठीक है, इसके अंदर ये सेल बना हुआ है। ठीक है, जब कोई सेल है ना, लिविंग सेल प्लांट सेल लूजेस वाटर। ठीक है, जब लिविंग सेल जो होता है वो वाटर को लूज़ करता है, तो हमने पीछे लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब वो वाटर को लूज़ करता है सेल, तो सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सेल जो श्रिंक होता है और जो सेल वॉल होती है उससे सेल जो धीरे 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 दूर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे पहले सेल जो था इस पोजीशन में था, सेल वॉल के साथ लगा हुआ था। ठीक है, और जैसे जैसे सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हुआ तो वो सेल वॉल के से थोड़ा दूर होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये और ज़्यादा श्रिंक होता रहा तो सेल वॉल के से और ज़्यादा दूर जाता रहा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जिसमें जो सेल वॉल से जो सेल होता है वो सेल वॉल से दूर जाता है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है जी, इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए जब कोई लिविंग प्लांट सेल जो होता है वो वाटर को लूज़ करता है तो उसमें श्रिंकेज आ जाती है और वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और वो सेल वॉल के जो सेल होता है वो सेल वॉल से दूर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था। तो वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको उन्होंने एक एक्टिविटी के जरिए दिखाया हुआ है कि रियो के जो लीव्स होते हैं, रियो लीव होते हैं, ठीक है, उनको आपने एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, ग्रीन ग्रैनुल्स दिखाई देंगे जिनमें ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और उसके बाद आपने अपने सोल्यूशन वगैरह डाल के उसके ऊपर कुछ देखना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसमें उन्होंने बोला है कि सेकंड में बोला उन्होंने कि आपने जो रियो लीव्स हैं उनको बॉयल कर देना है। ठीक है, बॉयल कर देना, उससे क्या होगा? उसके सेल्स जो हो गए वो मर जाएंगे। तो जो उसको बॉयल करने के बाद जब रियो लीव्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो उसमें होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होना बंद हो जाएगा और जो सेल होगा वो सेल वॉल से दूर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें श्रिंकेज होनी बंद हो जाएगी और वो पानी को, क्योंकि वो डेड सेल होगा। ठीक है, तो वो ऑब्जॉर्व करना या वाटर को छोड़ना जो होगा वो प्रोसेस जो होगा वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। अगर प्लांट सेल्स के जो डेड सेल होते हैं, प्लांट्स के जो डेड सेल्स होते हैं उनमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है जी, सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डिल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल होता है। ठीक है, जब वो श्रिंकेज होती है सेल की तो सेल जो वॉल से सेल जो होता है वो दूर हो जाता है। इसके उलट जब सेल वॉल जब वाटर बाहर से अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है तो वो फूल जाता है। ठीक है, सेल जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने से बाहर से जो वाटर को जो सेल होता है वो अपने अंदर खींचता है और सेल को होता है स्वेल अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, तो उससे जब वो बड़ा हो जाता है तो जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल बनी हुई है, जो सेल फूलने लगता है और वो क्या करता है? सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है, बाहर की तरफ प्रेशर डालता है। और जितना प्रेशर वो बाहर की तरफ डालता है उतना ही प्रेशर जो सेल वॉल होती है वो भी अंदर की तरफ सेल की तरफ वो वाला उतना प्रेशर वो सेल वॉल भी सेल के ऊपर उतना ही प्रेशर डालती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? फिर
मीडिया विदाउट बस्टिंग, तो वो जो सेल होता है वो बस्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सेल होता है जो वो ऐसे सेल वॉल के साथ चिपक जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है, पर सेल वॉल जो होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती और उसको बस्ट होने नहीं देती। तो इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, ऐसे में कहता है जो सेल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए वाटर को और ज़्यादा अंदर खींचते हैं, सेल्स फैल हो जाता है, बिल्डिंग अप, और प्रेशर वो सेल वॉल के पर प्रेशर डालता है, वॉल भी जो होती है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर को सेल जो स्वोलन सेल होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, अब दिया हुआ है कि इससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ देयर वॉल, जो सेल वॉल होती है उसकी वजह से जो सेल होते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम के तक रहते हैं, और वो फूलने के बाद भी सेल वॉल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फूलने के बाद भी बर्स्ट नहीं होते, ठीक है, बर्स्ट नहीं होते, क्योंकि उनको सेल वॉल जो है वो अपने अंदर संभाल के रखती है। बट जो एनिमल सेल्स होते हैं वो जल्दी बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, और वो सेल जब स्वेल अप हो जाता है उसको बर्स्ट होने से वो रोकती है, ठीक है, सेल वॉल जो होती है, तो वो लंबे समय तक उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपने अनियन पील का देखा था, हमने फर्स्ट वाली एक्टिविटी में करा था, आयोडीन सोल्यूशन डाला था। तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर, ठीक है, जो सेल होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर जो चीक सेल्स होते हैं, जिनको चीक सेल्स भी बोलते हैं, वो भी बेसिकली कलरलेस होते हैं, उनका भी कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस होते हैं, पर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम जब डालते हैं, तो उनको जब ऑब्जर्व करने के डालते हैं तो उनके ऊपर हम कोई केमिकल वगैरह डालते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है, तो उनकी वजह से उनका कलर जो होता है वो अलग अलग दिखाई देता है हमें, अलग अलग तरह के सोल्यूशंस डालने की वजह से। तो सम रीजन्स अपीयर डार्क, कुछ डार्क रीजन्स शो होते हैं, कुछ नहीं शो होते। तो आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन सोल्यूशन, इस तरह से अलग अलग सोल्यूशंस का यूज़ करते हैं हम सेल को देखने के लिए, सेल को स्टेन करने के लिए, ताकि वो हमें दिखाई दें, क्योंकि वो बेसिकली जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वाटर की तरह होते हैं, हमें तो वो दिखाई ही नहीं देंगे अच्छी तरह से, तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको स्टेन। तो इसके बाद उन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर आपने ग्लास स्लाइड लेनी है, और उसके ऊपर आपने एक वाटर का ड्रॉप डालना है, और फिर आइसक्रीम की जो स्पून होता है, आइसक्रीम स्टिक जो होती है, उसके साथ आपने चीक सेल्स को लेना है। चीक सेल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है जी। चीक सेल्स को लेना है इनसाइड द सर्फेस ऑफ द चीक। तो आपने देखना कुछ मटीरियल सा स्टक हो जाएगा स्पून के ऊपर, उसको अपने नीडल की हेल्प के साथ उस मटीरियल को अपने ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर लेना है, ऐसे उसको फैला लेना है, ठीक है। तो उसको कलर करने के लिए उसके ऊपर हमने कोई ना कोई मिथाइल ब्लू सोल्यूशन डाल देना, ताकि वो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो कलरलेस होते हैं, हमें दिखाई नहीं देंगे, तो उनको स्टेन करना पड़ेगा उनको देखने के लिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उनके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन हम उनके ऊपर डालेंगे, ठीक है। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। तो हम उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग न्यूक्लियर। तो वॉज देयर डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें तो हमें क्या दिखाई देगा कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरह से, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील्स, ठीक है। जो अनियन पील्स का हमने स्ट्रक्चर देखा था फर्स्ट वाली वीडियो में, मैंने आपको उसमें भी न्यूक्लियस दिखाया था कि छोटी सी डॉट्स से जो स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था, हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट सा बना होता है जिसको न्यूक्लियस को कहते हैं, जो अनियन पील का था हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। उसी तरह का जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस में का होता है चीक सेल्स के अंदर। तो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डबल लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, जो कि मटीरियल को अंदर या बाहर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मटीरियल्स जो होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है सेल्स, ये सेल है, सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये मतलब के ज़रिए ही जो सेल से अंदर या बाहर कोई भी चीज़ मूव इन और आउट करती है, और इसको साइटोप्लाज्म या बाहर वाला एरिया को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ये क्या किसके ज़रिए होता है प्रोसेस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होता है? ऐसे रॉड शेप के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे रॉड शेप का स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स में होते हैं जो, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है जी। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है? कि जो पेरेंट सेल्स हैं उनके जो आगे सेल्स जो डिवाइड होते हैं, जब डॉटर सेल्स बनते हैं, तो इनहेरिटेंस में कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रोमोसोम्स में होती है। किस फॉर्म में होती है इन्फॉर्मेशन? डीएनए के फॉर्म में होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। जब पेरेंट सेल जो होता है जब वो डिवाइड होता है, आगे उनके डॉटर सेल्स बनते हैं, तो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स, किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाते हैं, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, और किस फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में होती है, ठीक है जी। आपने देखा होगा जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जब पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की जो भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनकी फेस फीचर्स कैसे हैं, उनके रंग कैसा है, वो सारे करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आगे बच्चों में जाते हैं, चिल्ड्रन में जाते हैं। उसी तरह से सेल में होता है कि सेल में जो पेरेंट सेल होता है उसके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आगे डॉटर सेल में जाते हैं, और किसके ज़रिए जाते हैं? डीएनए के ज़रिए जाते हैं, ठीक है जी।
क्रोमो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है जी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन के और डीएनए के बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो किसके लिए ज़रूरी होती है? इन्फॉर्मेशन वो वाली होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स में, डीएनए मॉलिक्यूल्स में वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेल को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है जी, तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, सेल्स जो होते हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे होते। ठीक है, जो सेल ऐसे नॉर्मली पड़े हुए हैं, जब वो सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो उनके अंदर एक मटेरियल होता है, डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में वहाँ पे सेल्स के अंदर रहता है। ठीक है जी, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, जो इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इस तरह थ्रेड के रूप में होगा। ठीक है, मास होता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और जब ये सेल, जिस सेल का ये न्यूक्लियस है, जब वो सेल जो होगा, जब वो डिवाइड होना शुरू होगा, आगे डॉटर सेल्स बनाना शुरू करेगा, तो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया था रॉड लाइक शेप होती हैं, तो ये इस तरह रॉड की तरह शेप ले लेते हैं और ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, तो द न्यूक्लियस प्लेज द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस होता है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल मेन रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो क्यों न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के डिवीजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब सेल जो होता है वो आगे और सेल्स बनाता है, सेल डॉटर सेल्स को क्रिएट करता है, तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन में एक मेन रोल उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस की हेल्प से जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में न्यूक्लियस की हेल्प से ही जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक्टिविटीज़, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है उन सभी एक्टिविटीज़ का। ठीक है जी, तो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है हमें कि इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के साथ भी जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो सेल है वो इन्वायरमेंट में कैसे डिवेल्प करेगा। जिससे जो सेल है उसका न्यूक्लियस जो होता है ये डिसाइड करता है कि जो सेल है वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से डिवेल्प करेगा। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उसको वैसी ही आदतें पड़ जाती हैं, वैसा ही वो बड़े होकर भी मैच्योरिटी में आके भी वो उसी तरीके से रहता है जिस तरह के माहौल को वो अपने घर में देखता है। ठीक है, उसी तरह से जो सेल में भी सेम ऐसे ही चीज़ अप्लाई होती है कि जो सेल होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के इन्वायरमेंट के जरिए ये डिटर्मिन करता है, सेल के इन्वायरमेंट के जरिए डिटर्मिन करता है कि जो सेल है वो किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से बड़ा होगा, और मैच्योरिटी पे आने पर वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, किस तरह से वो डिटर्मिन करता है, जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उनके जरिए वो उनको करता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स वगैरह होते हैं जो हाईली सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। जब तक सेल डिवीजन नहीं होती तो क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है वो उसके अंदर रहता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? बेसिकली उनको हेरिडिटरी व्हीकल्स बोलते हैं। हेरिडिटरी व्हीकल्स किनको बोलते हैं? क्रोमोसोम्स को। ठीक है, क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक जनरेशन से करेक्टरिस्टिक्स को आगे वाली जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स को लेके जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो इनको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी व्हीकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं, जिनके जीन्स होते हैं, जीन्स के जरिए जो आगे जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो वो जीन्स के जरिए जाते हैं, तो जीन्स को क्या बोल देते हैं? हेरिडिटरी यूनिट बोल देते हैं। ठीक है जी, जीन्स को हेरिडेटरी यूनिट भी बोलते हैं। और जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए के ज़रिए, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और जो डीएनए होता है, डीएनए को क्या बोल देते हैं? हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, हेरिडेटरी मटेरियल। तो बेसिकली देखा जाए हेरिडेटरी मटेरियल को जो होता है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है डीएनए, यानी कि डीएनए को जीन्स जो होते हैं वो जीन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था हेरिडेटरी यूनिट होती है। ठीक है, हेरिडेटरी यूनिट होती है। डीएनए को जीन्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो अगली जनरेशन में लेके जाते हैं, जीन्स लेके जाते हैं, तो इनको हम हेरिडेटरी यूनिट को, हेरिडेटरी मटेरियल जो होता है डीएनए होता है उसको, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अगली जनरेशन में लेके जाते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स को क्या बोल देते हैं? हेरिडेटरी व्हीकल्स बोल देते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनमें जो होता है न्यूक्लियर रीजन क्लियरली डिफाइन होता है, मतलब कि अच्छी तरह से डिफाइन नहीं होता कि न्यूक्लियर का रीजन क्या है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन ही नहीं होता। ठीक है जी, जो होते हैं बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन ही नहीं होता। अब न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन जो होता है वही न्यूक्लियस को, अंदर वाले न्यूक्लियस को बाहर वाले सेल से अलग करता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है, पर उसका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ही नहीं होता, तो वो जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है वो बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस जगह को बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
ठीक है, जो बाहर सेल के न्यूक्लियस के सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियस के बाहर जो सब मटेरियल्स यहाँ पे होते हैं इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जिन बैक्टीरियाज का जैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये साइटोप्लाज्म के साथ ऐसे ही मिले होते हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिक्स हो रखे होते हैं, ठीक है। तो सच एज एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और वो जो होते हैं वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म से मिले हुए होते हैं क्योंकि उनके मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है न्यूक्लियस का। तो इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन नहीं होता इनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जो जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होता है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करी हैं हमने, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, इसमें जो सेल का मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है, ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो होती हैं उनका भी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होती हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे ये न्यूक्लियस का सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस सेल है आपका, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग तरह की ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता उनमें फिर जो सेल होते हैं ऑर्गेनेल्स होती हैं उनका भी मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके सेल्स होते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ऑर्गेनेल्स जो होती हैं इस तरह की होती हैं, वो उनकी ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन वगैरह होते हैं वो भी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किसी तरीके से भी कुछ भी हो रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर भी, क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होते। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक होती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, तो इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स, ठीक है, वो कहाँ से होती है, मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स होती हैं। तो बैक्टीरियाज में भी देखा जाए तो बैक्टीरियाज में भी मेम्ब्रेन्स नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वगैरह या न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो उनका भी स्ट्रक्चर जो होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स के में होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो बट नॉट विद प्लास्टिड्स, तो वो जो प्लास्टिड्स की तरह से नहीं होते, अटैच नहीं होते, जैसे प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन्स वगैरह जो होते हैं वो प्लास्टिड्स के साथ नहीं होते अटैच, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है ऐसे, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स के साथ मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं उस तरह से बैक्टीरिया वगैरह में मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like and share, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.